पार्ट तक की रिपोर्ट की मैंने लॉजिक आपको समझा दी थी। तो देखिए अगेन ये सिर्फ एग्जाम्पल आपके रेफरेंस के लिए हैं, इसमें कुछ चीज़ें कम भी हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी कि आप कितने पार्ट्स को सही से आपका जो एजेंट है वो सॉर्ट आउट कर रहा है। एनवायरनमेंट क्या है, कन्वेयर बेल्ट है विद पार्ट्स हैं, बिन्स हैं आपके पास। एक्चुएटर्स में क्या क्या हो सकता है आपके पास, ज्वाइंटेड आर्म्स हैं, हैंड है जिसके जरिए आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सेंसर्स में क्या है, कैमरा, ज्वाइंट एंगल सेंसर्स। तो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ ये मत सोचिएगा सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा भी हो सकती है। जैसे ये है इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, एक इंग्लिश सिखा रहा है एजेंट, तो उस ऑनलाइन एजेंट है जो कि इंग्लिश सिखा रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि भाई मैक्सिमाइज स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट। एनवायरनमेंट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स के। एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं, स्क्रीन डिस्प्ले जिसके जरिए वो आउटपुट दिखा रहा है, एक्सरसाइज दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है। सेंसर्स क्या है, कीबोर्ड है। अच्छा जी, अब कैसे आप कर सकते हैं भाई परफॉर्मेंस मेजर। तो देखिए फर्स्ट करिए हम वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम क्लीनर में हम ये कर सकते हैं कि भाई हमने एक ही काम करने के लिए दो एजेंट डिज़ाइन किए, तो हम कुछ इस तरह से कर लें कि भाई एक एक स्क्वायर क्लीन करने का हम एक पॉइंट दे देते हैं। अब जो ज़्यादा पॉइंट्स लेगा वो एजेंट अच्छा है, और जो कम पॉइंट देगा वो एजेंट अच्छा है। कुछ ना आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रायर नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, कुछ एजेंट्स की टाइप्स हैं वो देख लें। एक टाइप है एजेंट की ओमनीसाइंट, जरा सुकून से सुनिएगा फिर हम इस पर बात करेंगे। ओमनीसाइंट एजेंट क्या होता है कि ऐसा एजेंट दैट नोज द एक्चुअल आउटकम of its action in advance। omniscient agent क्या है कि that knows the actual outcome of its action in advance। clear? no other possible outcome। हाँ लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए। knows the actual outcome of its action in advance, no other possible outcomes। लेकिन आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है कि however impossible in real world, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, however impossible in real world,
रियल वर्ल्ड का मतलब है सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि ऊपर ये कह रहा है कि ऐसा एजेंट जो कि ऑमनीसाइंड होता है, जो कि अपने आउटकम का एक्शन उसको एडवांस में पता होता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप इनकी बात से एग्री करते हैं? यही गलत लिखा हुआ है। डिसएग्री, सही लिखा है। अच्छा जी, सब लोग बताएं प्लीज, पार्टिसिपेट करें क्लास में, वरना एंड में मसला हो जाएगा। देखिए बेटा, नो बॉडी नोज फ्यूचर एक्शंस। एक्शन तो हमें पता है अपना, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम वही आएगा या नहीं आएगा ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बल्कि लिखी हुई भी है। क्रॉसिंग अ स्ट्रीट but died of the fallen cargo door from 33,000 feet irrational। मतलब क्या, इनका कहने का मतलब ये है, पहले बात समझ ली मेरी, फिर हम इस पर डिबेट कर लेंगे। देखें, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं एक एजेंट हूं, मैं अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल आउटकम आना चाहिए मुझे पहले से पता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा एजेंट कहलाता है ओमनीसाइंड। लेकिन रियल वर्ल्ड में ओमनीसाइंड एजेंट पॉसिबल नहीं है। अब बताएं, पहले आपको ये ओमनीसाइंड की डेफिनेशन समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। देखिए, फर्ज करें मैंने एक एजेंट बनाया जो कि रोड को क्रॉस करता है। रोड क्रॉस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आप बोलेंगे सर राइट देखो, लेफ्ट देखो, आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो। बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हो गए ना, कि इतनी बुलंदी से कोई जहाज का कुछ गिर गया है। हालांकि आपने तो बिल्कुल सही काम किया था, आपने लेफ्ट भी देखा था, राइट भी देखा था। बिल्कुल आपकी बात सही है ना बेटा, ऊपर नहीं देख रहे ना हम, रोड क्रॉस करते हुए ऊपर नहीं देख रहे हम। लेकिन हमने सोचा कि यार लेफ्ट देखा, राइट देखा, सामने देखा, पीछे देखा, हमें लगा कि भाई बिल्कुल सूरत हाल क्लियर है, हमें एक्शन परफॉर्म कर देना चाहिए फॉरवर्ड, ताकि रोड क्रॉस हो जाए। ऐसे ही है। लेकिन हमारे सर पे कोई चीज आके गिर गई बहुत ऊंचाई से, और हमारा आउटपुट नहीं मिला हमें। ये आपको समझाया जा रहा है कि ओमनीसाइंड एजेंट रियल वर्ल्ड में पॉसिबल क्यों नहीं है। आप बोले सर एक वैक्यूम क्लीनर है, मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ, उसने देखा कि यहाँ मुझे ये एक्शन परफॉर्म करने चाहिए तो ये रूम पूरा साफ हो जाएगा। वो जैसे जैसे एक्शन परफॉर्म करता है पीछे से वो कचरा डाले जा रहा है। रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, मैं गेम की बात नहीं कर रहा। गेम आइडियल होते हैं बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? क्या ये स्लाइड समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये सवाल ये कह रहे हैं कि आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन आप कार को डोर से गिर गए और शहीद हो गए। तो बताएं कि आप इरेशनल है रैशनल है? आप बताएं इरेशनल है या रैशनल है अगर ऐसा कुछ हो जाएगा? सवाल पूछा जा रहा है, इरेशनल है या रैशनल है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रैशनल के आगे। पूछ रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे आपको ये। सब लोग कह रहे हैं इरेशनल होगा। भाई क्यों इरेशनल है? क्या आपने वो काम नहीं किया था जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी? मेरे सवाल का जवाब दें, क्या आपने वो काम नहीं किया था जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी? आपने वही काम किया था, तो फिर आप रैशनल हुए। ये लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस इट इज रैशनल, क्योंकि आपने वो काम किया था जिससे आपकी
मैं बता रहा हूँ बेटा, आपने वो काम किया था जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी, क्योंकि रैशनैलिटी जो होती है वो मैक्सिमाइज करती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को, कि भाई ये आना चाहिए था, नहीं आया कोई मसला नहीं है, आपने कोशिश तो वही की ना यार। आप जब अपने घर जाने के लिए कोई रास्ता चूज करते हैं, आगे जाके पता चलता है वो रास्ते पे एहतजाज हो रहा है या वो गली बंद है, तो क्या आप रैशनल नहीं हो? आप रैशनल हैं, आपने वो काम किया है जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही थी, ऑल्दो के हुई नहीं, लेकिन आपने कोशिश वही की है। ठीक है, तो परफेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज करती है एक्चुअल आउटपुट को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, रैशनैलिटी मैक्सिमाइज करती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आ गया कि डज अ रैशनल एजेंट डिपेंड ऑन ओनली करंट परसीव। सवाल है आपसे, क्या रैशनल एजेंट जो है उसको सिर्फ करंट परसीव पे काम करना चाहिए? मतलब मैं आपकी मिसाल ले लेता हूँ, आपने मिड टर्म दिया, क्विज दिया, असाइनमेंट दिए, मैं फाइनल वाले दिन आ जाता हूँ, फाइनल वाले दिन पता चलता है भाई आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो क्या मैं सिर्फ उसके बिहाफ पे आपकी मार्किंग कर दूं, या मैं इनपुट क्विज में भी लूँ, असाइनमेंट में भी लूँ, क्लास परफॉर्मेंस में भी लूँ, प्रोजेक्ट में भी लूँ, मिड टर्म में भी लूँ? ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लर्निंग, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लर्निंग। मतलब मैं सिर्फ रन टाइम पे इनपुट कंसीडर नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल करंट परसीव को लूंगा, ये प्रोसेस कहलाता है लर्निंग। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एपिसोड का ये वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ, एपिसोड में आपको समझा दूं, एपिसोड का मतलब ये है बेटा कि एजेंट ने कोई चीज परसीव की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये पूरा प्रोसेस एक एपिसोड कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एजेंट ने परसीव किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये परसीव करना और एक्शन परफॉर्म करना एक एपिसोड कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? एक सिंगल परसिप्ट एक्शन का जो पेयर है वो कहलाता है एपिसोड। तो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड द एजेंट शुड एडजस्ट हिज बिहेवियर टू परफॉर्म बेटर फॉर द सेम जॉब नेक्स्ट टाइम। वही वाली बात आ गई कि गड़ा आ गया था सामने, तो अपने आप की लर्निंग हो रही है, और लर्निंग के बाद नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज आ जाए तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये एक तो लर्निंग एजेंट हो गया, एक ओमनीसेंट हो गया, एक हो गया आपके पास ऑटोनोमस। जरा ये पढ़ ले, मुझे बताएं ऑटोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। ऑटोनोमस की डेफिनेशन ये है कि एजेंट जो है वो प्रायर नॉलेज के साथ साथ, नहीं, एजेंट जो है वो प्रायर नॉलेज के साथ साथ रन टाइम पे इनपुट को भी कंसीडर करे। मतलब मैंने आपको ना, फर्स्ट करेंगे, एक फिशरमैन है, फिशरमैन, मैं एक जगह पे समंदर में या रिवर पे खड़ा हूँ और फिश पकड़ने के लिए गया हूँ, फिशिंग करने गया हूँ, मुझे मुझे बताया गया फिशरमैन ने कि भाई इस जगह पे ये जो फिश है, स्पेसिफिक फिश का नाम लिया उसने, फिश ए, ये फिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब मैं वहां फिशिंग कर रहा हूँ और मैं सिर्फ फिशरमैन की, और मैं फिशेज ना पकड़ के बहुत सारी ले आया अपने इंडस्ट्री में, और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बॉक्स में पैक करवा रहा हूँ, वही कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं दोबारा, एक कन्वेयर बेल्ट आपने लगा दी, और उस कन्वेयर बेल्ट पे जो भी आप फिश पकड़ के लाए उनको आपने क्या किया, उस कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया। ठीक है, एक एक करके, और 3 तरह की फिशेज आपने सोचा था कि होंगी, ए, बी और सी। पता चला भाई आज जो जहां से फिश पकड़ के आई गई हैं, वहां के फिशरमैन ने आपको इनपुट दिया था कि भाई यहाँ से ना ज्यादातर फिश बी पाई जाती है। कौन सी फिश बी? अब आपने पहली फिश रखी, पहली फिश रखी, आपने कहा कि भाई यार जो फिशरमैन ने कह दिया ये तो फिश भी होगी, दूसरी रखी फिश भी, तीसरी रखी फिश भी, चौथी, तो आप ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि आप रन टाइम पे कुछ इनपुट कंसीडर नहीं कर रहे। क्लियर हो रही है बात? आप ऑटोनोमस नहीं, आप ऑटोनोमस कब होंगे? जब रन टाइम पे आप यहाँ सेंसर लगाएं, पहला सेंसर पोजीशन सेंसर हो, पोजीशन कह रहा हूँ, वेट सेंसर हो, कलर सेंसर हो, शेप सेंसर हो, इमेज, तो ये तमाम सेंसर्स लगे हुए हो। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद ये तमाम सेंसर्स का इनपुट और फिशरमैन के इनपुट के बिहाफ पे कोई लॉजिक लग के फिर ये डिसाइड करिए कि फिश ए है,
फिश बी है, फिश सी है, तो ये ऑटोनोमस कहलाएगा, अदरवाइज ये ऑटोनोमस नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको इसकी एक मिसाल और दे सकता हूँ, पहले मुझे ये बताएं, ये वाली बात समझ में आई? मैं आपको इसकी एक मिसाल, नहीं मैं आपकी एक मिसाल और देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। माज और एहतशाम, फर्ज करेंगे एक स्टूडेंट है जो मुझसे पिछले सेमेस्टर में कोर्स पढ़ चुका है, ठीक है, और उस सेमेस्टर में उसने लिया था B+। मेरे दिमाग में उसका एक परसेप्शन है, प्रायर नॉलेज है कि यार ये स्टूडेंट तो B+ वाला है, इस सेमेस्टर में वो आता है, ना मैं उससे क्विज लेता हूँ, ना मैं असाइनमेंट लेता हूँ, ना मिड टर्म लेता हूँ, ना फाइनल लेता हूँ, और फाइनल में उसको दोबारा से B+ दे देता हूँ। समझ में आई बात? मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम हुई थी। फर्ज करें एक स्टूडेंट है जिसने पिछले सेमेस्टर में मुझसे एक कोर्स पढ़ा और उसका B+ आया, और B+ जो आया है उसका, उसने इस सेमेस्टर में दोबारा मुझसे कोर्स लिया, और अब मैं ना मैं उससे असाइनमेंट ले रहा हूँ, ना क्विज ले रहा हूँ, ना मिड टर्म ले रहा हूँ, ना फाइनल ले रहा हूँ, ना प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, और क्या करता हूँ, एग्जाम के रिजल्ट में उसको डायरेक्ट B+ दे देता हूँ। अगर ये सारा प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं ऑटोनोमस नहीं हूँ। क्लियर हो गई बात? हाँ, एक स्टूडेंट है जो पिछले सेमेस्टर में फेल हो गया था, उसको मैं इस सेमेस्टर में कोई चीज देखे बगैर दोबारा फेल कर दूं, तो बेसिकली मैं ऑटोनोमस नहीं हूँ। तो रन टाइम पे इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रायर नॉलेज आपकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रन टाइम पे इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, फेवर की बात नहीं है बेटा, रन टाइम पे इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझसे पहली क्लास ली, आपको समझ में नहीं आया, अब आप हर क्लास में दिमाग बना के बैठे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ऑटोनोमस नहीं है। क्लियर? बिल्कुल, रन टाइम पे नॉलेज लाजमी लेनी है। जैसे घड़ी है, घड़ी रन टाइम पे कोई इनपुट नहीं लेती, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, बस उसका अपना एक एल्गोरिथम चल रहा है जो 12 घंटे बाद चेंज होगा, और फिर 12 घंटे बाद दोबारा चेंज होगा, 24 घंटे का इस तरीके में चलता रहेगा। ठीक है, नो एक्सपीरियंस, नो लर्निंग, अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहा सिस्टम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आपके एजेंट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट सिमुलेटर हो गया, वीडियो गेम्स होगा, इंटरनेट हो गया, दे ऑल आर आर्टिफिशियल बट वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। के एनवायरनमेंट बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर एजेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं वो सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, तो ये भी एक टाइप है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब हो गया, यहाँ आ जाए। अब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो एनवायरनमेंट क्या होता है। एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो एनवायरनमेंट क्या होता है, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि एनवायरनमेंट्स की कैटेगरीज हैं 1 वर्सेस 1। मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वो जहाँ पर एजेंट काम कर रहा है। अब अगर एक एनवायरनमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल है, तो वो, मैं भी आपको ये नहीं समझा रहा कि फुली और पार्शली क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनवायरनमेंट की अलग अलग कैटेगरीज है, फुली वर्सेस पार्शली, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस, सिंगल वर्सेस मल्टी, नोन वर्सेस अननोन। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये 1 वर्सेस 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एजेंट फुली ऑब्जर्वेबल है तो वो पार्शली नहीं होगा, लेकिन हो सकता है वो डिटरमिनिस्टिक हो या हो सकता है वो स्टोकास्टिक हो।
तो अगर यहाँ से एक है तो यहाँ से भी एक होगा, 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 यहाँ से भी एक होगा और यहाँ से भी। क्या ये बात समझ में आई? जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई मैं कहूँ क्लास में वो तमाम स्टूडेंट जिनकी एज जो जनवरी से जून के दरमियान में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, या वो जिनकी जुलाई से दिसंबर में, तो लड़की लड़कियां मिक्स हो जाएंगे। एक कैटेगरी बना दूं बॉयज वर्सेस गर्ल्स, एक कैटेगरी बना दूं जिनका सीरियल नंबर 9 से आता है आईडी का, जिनका 1 से आता है, तो कैटेगरीज वाइज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी में लाइक कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको टास्क एनवायरनमेंट समझाऊंगा, तो सुकून से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझना सीक्वेंस में बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। पहले एक चीज समझ लें, उसके बाद ही मैं ये स्टार्ट करूंगा। ये देखें, एक टर्म यूज की जाती है यहाँ पर, स्टेट। देखिए स्टेट का मतलब क्या है। फर्ज करिए मैंने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, ये एक स्टेट हो गई। मुझे बताएं अब आपकी बारी है, आपके पास कितने ऑप्शन हैं? अल्लाह अकबर, 8 है, 8। ठीक है ना, 8 ऑप्शन है, सही कह रहा हूँ गलत? ठीक है, इसका मतलब यह है कि फर्ज करें कि आप मैंने यहां बनाया है और आपकी बारी आई, आपने यहां बना दिया। ठीक है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये नहीं कर रहा कि आप गेम कैसे खेलते हैं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। ये एक स्टेट कहलाएगी, क्लियर? ये भी एक स्टेट कहलाएगी। इसका मतलब है अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं यहां परफॉर्म करता हूं तो आप इससे कितनी स्टेट बना सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब है 8। क्लियर? क्लियर हो गई बात? 8 कौन कौन सी होंगी? ये क्रॉस यहीं रहेगा, एक दफा यहाँ आ जाएगा, एक दफा यहाँ, एक दफा यहाँ, तो हर स्टेट अलग काउंट होगी। स्टेट का मतलब क्या होता है कि चेस खेलने आपने एक पीस को हल्का सा मूव किया, ये एक नई स्टेट बन गई। तो स्टेट का वर्ड समझ में आ गया, स्टेट का मतलब क्या होता है? अब अगर मैं इसकी बारी करूं तो अब बताएं मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? अगर मेरी बारी है अब तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? तो इसका मतलब है मेरे यहाँ 7 ऑप्शन बन सकते हैं। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये, तो इनिशियली मेरे पास कितने ऑप्शंस थे? 9। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब मेरा सवाल यह है कि मैं अगर आपसे कहूं कि इन 9 ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये 6, 7, 8 और ये हो गया 9। सुकून से सुनिएगा मेरी बात। ये फर्ज करें मैंने पहले इंडेक्स पे बनाया, ये दूसरे इंडेक्स पे बनाया, बाकी सब ब्लैंक है, ये तीसरे पे बनाया, ये चौथा और ये 9। ठीक है ना भाई, ये बात सबकी समझ में आ गई? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बना सकता था मैं कोई एक ही चूज करूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी थी 9। अब बताएं अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे बना रहा हूं तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 8। 8 है ना? अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे बना रहा हूं तो आपके पास कितने ऑप्शन है? तब भी 8 है। अगर मैं थर्ड पे बना रहा हूं तब भी 8 है। इसका मतलब है फॉर एवरी इंडेक्स यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास 8 ऑप्शन है, ऐसा ही है? इसका मतलब है हर एक के लिए आपके पास 8 ऑप्शन है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये और ये मिलाऊं 1 और 8 तो 9 हो जाएंगे, ये एक स्टेट और ये 8 स्टेट मिलाऊं तो 9 हो जाएंगी, ये एक स्टेट और ये तो 9 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी सब, ऐसा ही है? तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सर फॉर एवरी इंडिविजुअल वी हैव 8 ऑप्शंस, ऐसा ही है?
अब अगर फर्ज कर लें आपने यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाया, मैंने यहाँ बनाया, अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ इसके पहले वाले के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन है। इसके दूसरे वाले के लिए मेरे कितने ऑप्शन होंगे? तीसरे वाले के लिए भी 7, चौथे वाले के लिए भी 7, पांचवे वाले, सबके लिए मेरे पास 7-7 होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि टिक टैक टो में पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, टिक टैक टो के अंदर पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, पॉसिबल स्टेट्स ओवरऑल, तो आपका जवाब क्या आप दे सकते हैं मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं टिक टैक टो के अंदर पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, बेटा इतना समझाने के बाद भी अगर ये 9-7 मिलेगा तो अजीब सी बात है। सवाल सुना दोबारा मेरा? मेरा सवाल ये है कि टिक टैक टो के अंदर ओवरऑल पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, ओवरऑल ओवरऑल। बेटा 9 तो अभी शुरू में ही थी, ये देखिए ना यार, क्या हो गया आप लोगों को? अभी आपके पास कितना ऑप्शन है? अगर मेरी बारी है तो कितना ऑप्शन है? अभी आपके पास कितने ऑप्शन है? सवाल का जवाब दें, अभी कितने ऑप्शन है? अभी इस सवाल का जवाब दें, बस बस रुक जाए, अब रुक जाए। 9 हो गए, तो 9 तो यही हो गए। फर्ज करें मैं यहाँ बनाऊं, सिर्फ यहाँ, तो अब आपके पास कितना ऑप्शन है? 8। तो इसका मतलब फॉर 1 आपके पास 8 ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ बनाता तब भी आपके पास 8 ऑप्शन होते। ऐसे ही है। ट्री आती है आपको बनाने? ट्री, ट्री का स्ट्रक्चर याद है ना? तो इसका मतलब है इनिशियली आपके पास 9 ऑप्शन है, ठीक है, फिर हर सिंगल के लिए आपके पास 8 ऑप्शन है। ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ गलत? तो अगर सिर्फ 2 ऑप्शंस की बात करूं तो आपके पास 72 स्टेट्स तो ऐसी बन गई। फॉर एवरी सिंगल फ्रॉम 9 आपके पास 8 ऑप्शन है, 9 8 सा 72 हो गया। अभी तक कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? भाई देखें, सबसे आसान कर, इसको और आसान कर लेते हैं। फर्ज करिए एक रूम है, उस रूम में ना 3 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं। हाँ, ए 9 फैक्टोरियल, ए बी सी, हम 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त हैं, 3 सीट हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? या तो मैं ए पे बैठूंगा, या बी पे, या सी पे। ऐसा ही है? सही है ना? रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं। अब मैं बैठ गया, अब मेरा दोस्त आता है। अगर मैं ए पे बैठा हूं तो उसके बाद कितना ऑप्शन है? ऐसा ही है? अगर मैं बी पे बैठा हूं तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, अगर मैं सी पे बैठा हूं तो उसके बाद 2 ऑप्शन है। ऐसा ही है? अब अगर मैं ए पे बैठा हूं, मेरा दोस्त बी पे बैठा, तो तीसरे वाले के पास 1 ऑप्शन है। ऐसा ही है? इसके बाद भी 1 ऑप्शन है, इसके बाद भी 1 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है। तो सवाल ये है कि कितने ऑप्शन होगा टोटल? तो देखें, 1 2, बताएं कितने ऑप्शन होगा? 6 ऑप्शन होगा, ठीक है। 6 तरह से बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल कह सकता हूँ। सही है? तो आप फर्ज कर लें आप टिक टैक टो खेल लें, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक चले जाएं, तो डी आ गया। तो ए के बाद 8 ऑप्शन होते हैं, बी के बाद भी 8, सी के बाद भी 8। तो इसका आंसर होता है 9 फैक्टोरियल। क्या आंसर होता है बेटा? इसका आंसर है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर है।
कभी टिक टैक टो खेलते हुए आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 9 फैक्टोरियल टाइम्स स्टेट्स बन सकती हैं इसकी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ये स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए फुली ऑब्जर्वेबल और फिर पार्शियली ऑब्जर्वेबल। तो फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर एक एजेंट का सेंसर, अगर एजेंट पे जो सेंसर लगे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, अगर एजेंट पे जो सेंसर लगे हुए हैं, give it access to the complete state of the environment at each point in time, then the environment and effectively and fully observable। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि environment fully observable जब होता है जब वो उसका सेंसर उसको उसके कंप्लीट स्टेट पे एक्सेस देता है, कंप्लीट स्टेट पे एक्सेस देता है सेंसर, मतलब हर चीज दे रहा होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं टिक टैक टो खेल रहा हूँ कंप्यूटर के साथ, तो बताएं रिक्वायरमेंट में क्या, अच्छा हम दोनों टिक टैक टो खेलना है, मैं और आप, ठीक है, मैं और आप टिक टैक टो खेलना है, मैंने बारी अपनी चल ली, अब आपका टाइम है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना कि आपको पूरा बोर्ड दिखे टिक टैक टो का, या पूरा बोर्ड ना दिखे और आप एक्शन परफॉर्म कर दें? मतलब मैंने यहाँ एक्शन परफॉर्म किया, मैं आपको ये लाइन छुपा दूँ, ये वाली, मैं आपसे कहूँ भाई ये आपको विजिबल नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सर ये तो मैं गेम ही नहीं खेल सकता। फिर सही कह रहा हूँ गलत? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस गेम की कि आपको कंप्लीट स्टेट दिखनी चाहिए, कंप्लीट स्टेट दिखनी चाहिए ना मिनिमम रिक्वायरमेंट में। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं वो कहलाते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि अगर आपको पूरा स्टेट क्लियर है तो, मैं चेस खेल रहा हूँ तो बताएं चेस क्या मैं हाफ बोर्ड को देख के खेल सकता हूँ? नहीं ना, मुझे पूरा बोर्ड देखना है ताकि मैं अपने ऑप्शंस को सही से इस्तेमाल कर सकूं। तो ये कहलाते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। इज इट क्लियर? अब मुझे बताएं ऑटोनोमस टैक्सी आपके ख्याल में फुली ऑब्जर्वेबल है या पार्शियली ऑब्जर्वेबल? पार्शियली ऑब्जर्वेबल वो होगा जिसको कंप्लीट स्टेट पे एक्सेस नहीं होगा, उसका सेंसर जो है वो उसे कंप्लीट एनवायरनमेंट की नॉलेज लाके नहीं देगा, वो कहलाएगा पार्शियली। तो बताएं टैक्सी जो है वो फुली है या पार्शियली है? क्यों पार्शियली है? इसलिए पार्शियली है कि सर देखें टैक्सी के एनवायरनमेंट में तो पूरे रूट्स हैं, हम तो सिर्फ कैमरा सामने देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, मतलब जो हमारी विजन में उसको देख रहा है, उसके अलावा अगली गली में क्या हो रहा है, उससे पिछली गली में क्या हो रहा है वो हम नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये देखें बेटा, फुली का मैंने बता तो दिया। फुली का मतलब ये है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी थी कि आप जो हैं आपके कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट पे एक्सेस हो आपके सेंसर्स के जरिए। अब एक वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि उसका सेंसर कहीं ऊपर लगा हुआ है छत पे कैमरा, और वो पूरे रूम का आपको पिक्चर ला के दे रहा है, तो ये फुली ऑब्जर्वेबल है। और अगर आपका सेंसर जो है वो लोकल है, लोकल डेट सेंसर है कि वो सिर्फ सराउंडिंग में ही पिक्चर ला के देता है, तो फिर ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। तो एक ही एग्जाम्पल के अंदर आपके पास फुली भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक कैमरा लगा हुआ है छत पे जो कि पूरे रूम की पिक्चर ला के दे रहा है वैक्यूम क्लीनर को, और वैक्यूम क्लीनर फिर उस पर इमेज प्रोसेसिंग लगा के कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम यूज करके ये पता कर लेता है कि कौन कौन से ब्लॉक्स गंदे हैं, वहां चला जाता है। तो ये तो फुली ऑब्जर्वेबल लेकर आएगा। लेकिन अगर आपका सेंसर लोकल है, लोकल का मतलब क्या है कि आप जिस सराउंडिंग में खड़े हैं सिर्फ वहीं की पिक्चर ला के दे रहा है, वहां के सराउंडिंग की, तो ये फिर कहलाएगा पार्शियली। ये देखें, तो जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है या फुली ऑब्जर्वेबल होता है वो डिपेंडिंग करता है, रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। देखें, अ लोकल डेट सेंसर्स
of cleaner cannot tell whether other reservoirs are clean or not. तो अगर आपका लोकल डर्ट सेंसर है तो फिर आपका वैक्यूम क्लीनर पार्शली है, अगर लोकल नहीं है तो फिर आपका वैक्यूम क्लीनर जो है वो फुली है. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बाद में पता चलता है. क्लियर हो गई बात? कोई सवाल यहाँ तक? पबजी बताए, पबजी क्या होगा? और जो फाइटिंग गेम्स होते हैं, किंग ऑफ फाइटर, किंग ऑफ फाइटर पार्शियली फुली है. बेटा फुली होगा ना, सामने ही तो होता है आपका अपोनेंट के, भाग खुली रहा होता है, वहीं खड़ा होता है. एट टाइल पजल बेटा अटैक तो बचाने होते हैं ना, लेकिन क्रॉसवर्ड पजल पता है ना, क्रॉसवर्ड. ठीक है, तो आपके गेम्स जो होते हैं वो ज्यादा, क्रॉसवर्ड नहीं पता, जो वर्ड्स बनाने होते हैं बेटा, गूगल कर लेना. ठीक है, जो वर्ड्स बनाने होते हैं आपके पास, क्रॉसवर्ड फुली है. ठीक है, आगे बढ़े. कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए. कोई सवाल नहीं है? चलिए फिर ठीक है, ये मीटिंग एंड हो रही है, तो ऐसा कर लेते हैं कि नमाज